मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सभी सीनियर ऑफिशियल्स, श्री मौलिक भगत, एमडी, नाइसेंट इन्फो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े पार्क और नाइसेंट इन्फोटेक के सारे वरिष्ठ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स और विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अधिकारीगण, विशेषज्ञ और वैज्ञानिकगण और रक्षा संपदा के सभी हमारे अधिकारीगण, देवियों व सज्जनों, यह जानकर मुझे सुखद अनुभूति हुई है कि कुछ समय पहले आपने कोई वृक्षारोपण किया हो और 6-7 माह बीतते बीतते उसका फल आपके हाथों में हो। अभी दिसंबर 2021 में मैं डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स द्वारा स्थापित एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर सैटेलाइट एंड अनमैन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव का उद्घाटन करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ था। और कुछ ही दिन पहले मुझे जानकारी दी गई कि इस सेंटर ने लैंड मैनेजमेंट से संबंधित कई महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं। मेरी नज़र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे अच्छा लगा जब मुझे बताया गया कि इन सॉफ्टवेयर को सभी कैंटोनमेंट बोर्ड्स में सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया गया है। और मुझे तब और अच्छा लगा जब मुझे बताया गया कि डीजीडी इस फल को अकेले नहीं खा रहा है, बल्कि इसे साझा करने के लिए आज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अनेक ऑर्गेनाइजेशंस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को भी आमंत्रित किया गया है। इसलिए इस आयोजन के लिए मैं डीजीडी और इससे जुड़े समस्त लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड्स के डेवलपमेंट और वहाँ के निवासियों की सुविधा के लिए डीजीडी द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वह चाहे देश में पहली बार लगभग 18 लाख एकड़ डिफेंस लैंड्स के सर्वे और उसके डिजिटाइजेशन का कार्य हो, ई छावनी पोर्टल की शुरुआत हो, सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना हो, या इसी प्रकार के अन्य कार्य। डीजीडी लगातार कुछ न कुछ नई पहल करते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड्स की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहा है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस की परिकल्पना एक ऐसे सेंटर के रूप में की गई थी जो लैंड सर्वे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के प्रयोग को बढ़ावा देगा, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करेगा और इफेक्टिव लैंड मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल भी करेगा। इसके लिए सेंटर ने पिछले 6-7 महीनों में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, IIT दिल्ली और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कार्य किया है और इफेक्टिव लैंड मैनेजमेंट के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए हैं। इस प्रोसेस के दौरान सेंटर ने अपने GIS और रिमोट सेंसिंग बेस्ड टूल्स की इफिकेसी को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। साथियों, सेंटर ऑफ एक्सलेंस द्वारा पिछले दिनों में जो कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, उनमें से कुछ का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। उनमें एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। इस सेंटर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यह सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो नेशनल रिमोट सेंसिंग के सेंटर सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग करता है। इसके द्वारा किसी जगह पर हुए लैंड यूज में परिवर्तन के बारे में आसानी से पता भी लगाया जा सकता है। और इस सेंटर ने देश के सभी जो हमारे 62 कैंटोनमेंट्स में इस एप्लीकेशन का प्रयोग किया है और वहाँ की स्थितियों का जायजा भी लिया है। मुझे बताया गया है कि इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल से कैंटोनमेंट बोर्ड्स के CEOs यह पता लगा सकते हैं कि किस जगह पर लैंड यूज में क्या चेंज हुआ है और वह चेंज लीगल है या नहीं है। कई ऐसी जगहों पर जहां अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस और इंक्रोचमेंट्स का पहले पता नहीं चल पाया था, इस सॉफ्टवेयर की सहायता से बहुत आसानी से पता लगाने में कामयाबी हासिल हुई है। और अभी तक इस तरह के अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस और इंक्रोचमेंट्स का पता
फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाता रहा है, पर यह न केवल टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि उनमें मानवीय त्रुटियों की भी संभावना लगातार बनी रहती है। यह सॉफ्टवेयर लैंड होल्डिंग एंड लैंड यूजिंग डिपार्टमेंट्स द्वारा सर्विलेंस को बढ़ाने और बड़े पैमाने पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस और इनक्रोचमेंट्स को रोकने में सहायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, मुझे यह भी जानकारी दी गई कि सेंटर ने नाइसेंट इन्फो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ डिफेंस लैंड के लिए जीआईएस टेक्नोलॉजी पर आधारित लैंड यूज एनालिसिस सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है और यह देश के किसी भी हिस्से में स्थित किसी भी जगह का एनालिसिस जीआईएस और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज के आधार पर करने में सक्षम है। और यह न केवल डिफेंस से संबंधित बल्कि अन्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी फ्रेश लैंड एक्विजिशन और एग्जिस्टिंग लैंड के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में भी मदद करेगा। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 3D इमेजरी एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए भी इस सेंटर ने टूल्स डेवलप किए हैं। कहने का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस हमारे देश की कहीं भी और किसी भी प्रकार की लैंड के सर्वे, एनालिसिस और उसके मैनेजमेंट संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतने कम समय में इस सेंटर की अचीवमेंट्स निश्चित तौर पर सराहनीय है और इसके लिए मैं महानिदेशक रक्षा संपदा और उसके जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, वहाँ कर्मचारी हैं, सभी को, पूरे परिवार को ही, रक्षा संपदा से जुड़े पूरे परिवार को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, मानव सभ्यता के विकास में भूमि का क्या महत्व है, इस पर अधिक बात करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। हमारी सभ्यता, खान पान, रीति रिवाज, दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति सभी भूमि से सीधे जुड़े हुए हैं और दुनिया के अनेक मान्यताओं में मानव शरीर के 5 तत्व माने गए हैं। पंच तत्व यह रचित शरीरा हमारे यहाँ कहा गया है, जिसमें कि भूमि एक प्रमुख तत्व है, यह भी मान्यता है हमारी। और इसके अलावा मानव विकास का इतिहास देखें तो इसका पहला पड़ाव हमें वही दिखाई देता है जब मानव ने भूमि का उपयोग अथवा कृषि करना सीखा। हमारे वेदों ने तो जो संदेश मानवता को दिए हैं, माता भूमि है, पुत्रोहम पृथिव्याम, उनमें से एक है, यानी भूमि हमारी माता है और हम सभी इसकी संतानें हैं। साथियों, आप लोग जानते होंगे ह्यूमन वर्ल्ड की ओरिजिन लैटिन के ह्यूमनस से हुई है और अर्थ अथवा सॉइल की उत्पत्ति लैटिन के ह्यूमस वर्ड से हुई है। यह दोनों ही वर्ड्स आपस में काफी सिमिलर हैं और मानव और भूमि के संबंधों को स्वतः यह अभिव्यक्त भी करते हैं। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो अथवा दुनिया की अन्य सभ्यताएं, उनकी ओरिजिन में भूमि का निश्चित ही अत्यंत महत्व रहा है। कुछ सभ्यताएं आज इतिहास का हिस्सा हो गई हैं, इसके पीछे भी भूमि का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है और हमारी सभ्यता आज तक अनवरत चलती आ रही है और इसके पीछे भी भूमि ही एक महत्वपूर्ण कारण है। साथियों, लैंड और सिक्योरिटी के बीच भी बड़ा गहरा संबंध होता है और इस संदर्भ में हम देखें तो पाएंगे कि ऐसी भूमि जहां पर प्रोडक्टिविटी अधिक होती है, वहां समृद्धि होती है और आपसी संघर्ष भी कम होता है, जबकि ऐसी भूमि जहां पर प्रोडक्टिविटी और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होती है, वहां अशांति की संभावना भी स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। और इसके अलावा लैंड को लेकर कई बार ऐसे मुद्दे हमारे सामने आ जाते हैं जो अच्छे भले डेवलपमेंट प्रोसेस में बैरियर बन जाते हैं। मैं एक किसान का बेटा हूं और देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहा हूं। आप सब भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और देश की जमीनी स्थिति से भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। जमीनी विवाद तो मैं समझता हूं ऐसा विषय है जिसे शायद ही कोई अछूता हो। आम आदमी से लेकर गांव, शहर, नगर, कस्बे, गली कूचे, किसान, इंडस्ट्री, मंदिर, मस्जिद,
जिससे कि स्टेट्स और नेशन तक को इस विवाद से दो चार होना ही पड़ता है। आप गांव घूमिए, हर गांव में आपको एक दो आदमी ऐसे जरूर मिलेंगे जो खेत की मेड़ काट छांट कर अपना खेत एक्सपेंड करने के लिए वह जाने जाते हैं। मेड़ आप लोगों को मालूम होगी कि दो खेतों के बीच हुए डिमार्केशन को कहते हैं, उसे मेड़ कहा जाता है, और यह लोगों के आने जाने के भी काम आता है। इसी प्रोसेस से खेती से लगी पगडंडी, खड़ंजा या रोड भी कब यह आधी हो जाती है पता भी नहीं चलता है। नतीजा यह होता है कि कभी दो खेतों के मालिकों के बीच मुकदमा चल रहा होता है और कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और किसी और पार्टी के बीच मुकदमा चल रहा होता है, और कुल मिलाकर राष्ट्र की अच्छी खासी ऊर्जा, धन और समय इन विवादों और मुकदमों में चले जाते हैं। साथियों, आप लोगों ने अभी हाल ही की बिहार के भोजपुर जिले की एक खबर देखी होगी। वहां के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमीन से जुड़े मुकदमे का फैसला सुनाया है, जो पिछले 108 साल से चला रहा था। दरबारी सिंह नाम, यदि पढ़ा होगा आपने, तो दरबारी सिंह नाम के एक व्यक्ति ने कुछ जमीन खरीदी थी और उसे लेकर विवाद हो गया था, और 1914 में उन्होंने कोर्ट में दावा दायर किया था। तब से अब तक दो वर्ल्ड वार हो गए, भारत आजाद हो गया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। जमीन बेचने वाले नाथुनीन खान के परिजन पाकिस्तान चले गए, पीढ़ियां बदल गईं, जाने क्या क्या बदल गया, पर मुकदमा जस का तस चला रहा था और 4 पीढ़ियां खप गई। दरबारी सिंह के बेटे के बेटे के बेटे ने इस पर भी बड़ी खुशी जताई है कि जैसा भी रहा फैसला हो गया। साथियों, ऐसे एक नहीं अनेक मुकदमों के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो बहुत लंबे समय से खींचे चले आ रहे हैं। और हमारे देश में कोर्ट्स में जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, उनमें लैंड रिलेटेड केसेस की एक बहुत बड़ी संख्या है। बाकी केसेस में कोई समस्या आती है तो वह समस्या स्वाभाविक रूप से एक खबर बन जाती है, और लैंड के केस में कोई समाधान आता है तो वह समाधान खबर बन जाता है। यह स्थिति है आज की, जिसे हम सबको समझने की जरूरत है। साथियों, लैंड की क्लियर डिमार्केशन और उनकी ओनरशिप संबंधित विवादों के चलते उस स्थान की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति पर भी स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ता है। लगभग 4 दशक पुराने लैंड डिस्प्यूट के चलते मुंबई मेट्रो के कार्य के अटकने के बारे में, रुक जाने के बारे में आप सब जानते होंगे। इसके चलते न केवल शहर में लंबे समय तक भीड़ भाड़ की स्थिति बनी रही, बल्कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी रुका रहा, और इसका प्रभाव लोकल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट आदि पर भी पड़ा है। यानी लैंड से संबंधित इश्यूज हमारे जीवन, समाज और राष्ट्र के अनेक ऐसे पक्षों को प्रभावित करते हैं जिनके बारे में आमतौर पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। इनसे समाधान के लिए सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लैंड से संबंधित अनेक आर्काइक लॉज, जिनकी वर्तमान में रेलेवेंसी नहीं रह गई थी, उन्हें रिपील कर दिया गया है। और आज हमारा देश उन देशों में से एक है जहां गांवों में भी ड्रोन्स की मदद से लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अनुसार लगभग 94% गांवों के लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, और इस क्रम से देश के नागरिकों को उनकी लैंड का क्लियर टाइटल मिलना संभव हो पा रहा है। और क्लियर लैंड टाइटल्स न केवल आम निवासियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि वे इंडस्ट्रीज को अपने नए सेटअप्स लगाने में भी काफी सहूलियत देते हैं। साथियों, हमारे देश को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, या इसी तरह के अन्य क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में आकर हमें खड़ा होना है,
तो क्लियर लैंड टाइटल्स उसके लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और इसके अलावा हम सभी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज संबंधित माल्थूशियन थियरी से परिचित हैं। जैसे जैसे दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज की डिमांड भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम लैंड जैसे नए रिसोर्सेज पैदा तो नहीं कर सकते हैं, पर उनकी अच्छी तरह और विवेकपूर्ण मैनेजमेंट करके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो कर ही सकते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में सेंटर ऑफ एक्सलेंस जैसे सेंटर इसमें अपनी और अधिक भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों, आज जब हम नई नई टेक्नोलॉजीज पर आधारित लैंड यूज सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे लिए यह भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इस नॉलेज को हम बस अपने तक ही सीमित न रखें। संगच्छध्वम संगवरध्वम, यानी हम सब साथ चलें, सब साथ आगे बढ़ें, कि हमारे यहाँ पुरानी परंपरा रही है। ऐसे में आप सभी म्युनिसिपल बॉडीज और डेवलपमेंट अथॉरिटीज सहित सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ उपस्थित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि सभी लोग सेंटर ऑफ एक्सलेंस के कार्यों के बारे में जान सकें और यह सेंटर भी देश भर में इस क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में जान सके। इसी तरह एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए हम इस टेक्नोलॉजी की उत्कृष्टता तक पहुंच सकें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। डिफेंस लैंड के सर्वे और एनालिसिस में हाई टेक्नोलॉजी के प्रयोग में हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि यहां उपस्थित सभी मंत्रालय और विभाग अपने अपने क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा देंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी और अधिक प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। मैं आशा करता हूं कि डीजीडी में लगातार बढ़ती तकनीकों के प्रयोग से कामों में और अधिक पारदर्शिता भी आएगी, जवाबदेही भी बढ़ेगी और स्वाभाविक रूप से समयबद्धता भी आएगी। मैं पहले भी डीजीडी से इस बारे में आग्रह कर चुका हूं, आज भी कहता हूं कि जहां संभव हो आप नए नए रिफॉर्म्स करें और अपनी कार्य पद्धति में और अधिक प्रभावशीलता लाएं। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि मंत्रालय हर स्तर पर आपके साथ खड़ा है। और इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं इस वेबिनार की सफलता की बधाई देता हूं और मैं डीजीडी और आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपना यहीं पर निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।